नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत में बढ़ती आबादी और शहरों पर इसका बढ़ता दबाव, मतलब जो अनियोजित शहरीकरण हो रहा है। जी हाँ। और हमारे पास इसी विषय पर एक काफी विस्तृत विश्लेषण है, जिसका शीर्षक है जनसंख्या और शहरीकरण चुनौतियां, एकीकृत समाधान। अच्छा। तो आज हम इसी विश्लेषण के आधार पर समझेंगे कि असल में ये दिक्कतें हैं क्या, कैसे यह हमारे शहरों की स्थिरता, जिसे हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। और ये भी कि क्या कोई रास्ता है, कोई एकीकृत समाधान जिससे विकास भी हो और संतुलन भी बना रहे। बिल्कुल। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद थोड़ा चौंका दें। हम्म। नीति आयोग का अनुमान है कि 2036 तक भारत की शहरी आबादी 600 मिलियन हो जाएगी। 600 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मतलब हमारी मौजूदा जो योजनाएं हैं, क्षमताएं हैं, उन पर तो जबरदस्त दबाव पड़ेगा। बिल्कुल। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कितना दबाव। तो चलिए पहले इन समस्याओं को ही थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है घरों की कमी। सही कहा। जितने लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं काम की तलाश में या बेहतर जीवन के लिए, उतने घर तो बन ही नहीं पा रहे। तो फिर नतीजा, झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही हैं, हाँ। है ना? मैंने कहीं पढ़ा था, शायद जनगणना 2011 में, कि दिल्ली एनसीआर में ही कोई 11% घर झुग्गियां थीं। हाँ, और वो 2011 का आंकड़ा है। उसके बाद से तो स्थिति शायद और बड़ी ही होगी। और ये सिर्फ रहने की जगह का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर फिर पानी, सफाई, कूड़ा प्रबंधन, इन सब चीजों पर पड़ता है। व्यवस्था चरमरा जाती है। देखिए ना, 2024 में बेंगलुरु का जो जल संकट हमने देखा, वो क्या था? कम होता भूजल और साथ में नगर पालिका की कमजोर व्यवस्था। ये दोनों ही जिम्मेदार थे कहीं ना कहीं। और फिर ट्रैफिक जैम और प्रदूषण, ये तो जैसे हर बड़े शहर की कहानी बन गई है। बिल्कुल। जब सही प्लानिंग नहीं होगी और गाड़ियां बढ़ती जाएंगी तो यही होगा। दम घुटता है शहरों का। 2023 की सर्दियों में दिल्ली का AQI याद है? हाँ हाँ, 450 के पार चला गया था। हाँ। भयानक था वो। बिल्कुल स्कूल बंद करने पड़े थे, कहते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में। सही। PLFS मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 बताता है कि लगभग 70% शहरी कामगार इसी अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। और फिर स्वास्थ्य का जोखिम, भीड़-भाड़, साफ सफाई की कमी, ये सब बीमारियों को न्योता देती हैं। जैसे मुंबई में 2023 में हैजा पड़ा था। हाँ, दूषित पानी एक बड़ी वजह थी उसकी। तो ये सारी समस्याएं मिलकर हमारे शहरों की स्थिरता को, उनकी लंबे समय तक बने रहने की क्षमता को चोट पहुंचा रही हैं। ये पहलू वाकई चिंताजनक है। पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है इसका? देखिए, सबसे पहला तो सीधा नुकसान है वेटलैंड्स, यानी जो दलदली जमीनें होती हैं, तालाब हैं, जंगल हैं, उन पर कब्जा हो रहा है। इमारतें बन रही हैं। तो फिर बाढ़ और हीटवेव जैसे खतरे बढ़ेंगे ही। बिल्कुल। 2015 की चेन्नई बाढ़ याद कीजिए। वो इतनी भयानक इसलिए भी हुई क्योंकि पानी के निकलने के रास्ते जो प्राकृतिक वेटलैंड्स थे वो बंद कर दिए गए थे। और इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी संवेदनशीलता भी बढ़ रही है ना? निश्चित रूप से। ये जो घनी बिना योजना के बसी बस्तियां होती हैं, ये हीट आइलैंड बन जाती हैं। हीट आइलैंड मतलब आसपास के इलाकों से ज्यादा गर्म। हाँ, दिल्ली में मई 2024 में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया था। ये इसी का एक उदाहरण है। फिर शहरों में ऊर्जा की खपत बढ़ती है, पानी ज्यादा लगता है, कचरा ज्यादा पैदा होता है। तो संसाधनों पर सीधा दबाव। हाँ, नीति आयोग का ये अनुमान है कि 2040 तक शहरी भारत देश की करीब 60% बिजली इस्तेमाल कर रहा होगा। और सामाजिक असमानता का पहलू भी है इसमें। बिल्कुल। जब घर और जरूरी सेवाएं कम होती हैं तो उसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? गरीब और प्रवासी आबादी पर। सही कहा। और आखिर में अर्थव्यवस्था को भी नुकसान। हाँ, ट्रैफिक जैम में जो समय बर्बाद होता है, जो ईंधन चलता है और पर्यावरण का जो तनाव है, ये सब उत्पादकता कम करते हैं। टेरी का एक अध्ययन था 2022 का। हाँ। उसके अनुसार भारतीय शहरों को सालाना लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है इन वजहों से। 1.5 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, तो ये सब गंभीर प्रभाव देखकर सवाल उठता है कि रास्ता क्या है? क्या ये विश्लेषण कुछ समाधान भी बताता है? हाँ बिल्कुल। कुछ एकीकृत समाधानों की बात की गई है। सबसे पहले तो शहरी शासन को मजबूत करना होगा। मतलब जो 74वां संविधान संशोधन था, उसे सही से लागू करना। हाँ, शहरों की अपनी जो स्थानीय सरकारें हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, उन्हें ज्यादा अधिकार और पैसा देना होगा ताकि वो अपने स्तर पर योजना बना सकें और लागू कर सकें। और घरों की कमी के लिए? PMAYU, उसका दायरा बढ़ाना होगा और जहां झुग्गी बस्तियां हैं उनका पुनर्विकास करना होगा, लेकिन वहां रहने वालों की भागीदारी के साथ। जैसे मुंबई में धारावी पुनर्विकास परियोजना की कोशिश हो रही है। सही।
और ट्रांसपोर्ट, उसे कैसे टिकाऊ बनाया जाए? मेट्रो, BRTS जैसे सिस्टम, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन पर जोर देना होगा। और हाँ, पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाना बहुत जरूरी है। अहमदाबाद का BRTS एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। हाँ, सुना है उससे यात्रा का समय काफी कम हुआ है। करीब 25% तक। इसके साथ ही हमें क्षेत्रीय योजना पर भी ध्यान देना होगा। विकास सिर्फ बड़े शहरों में ही केंद्रित ना हो। मतलब सैटेलाइट शहर या उपशहरी इलाके विकसित करना। बिल्कुल, ताकि दबाव बटे, जैसे गुजरात में धोलेरा स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास है। और इन सब के बीच पर्यावरण की सुरक्षा, उसे कैसे सुनिश्चित करें? प्रभाव आंकलन यानी EIA अनिवार्य होना चाहिए, और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लू ग्रीन मतलब पानी के स्रोत और हरियाली। हाँ, तालाब, झील, पार्क, जंगल, इनको शहर की योजना का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में इस पर जोर देने की बात कही गई है। तो देखिए, सार यही है कि अगर शहरीकरण बिना योजना के होता है तो वो वाकई एक बोझ है। लेकिन अगर योजना सही हो, विकास विकेंद्रीकृत हो, स्थानीय शासन मजबूत हो और पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, तो यही शहरीकरण विकास का इंजन बन सकता है, बोझ नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं, क्या हम अपने शहरों को सिर्फ रहने की जगह की तरह देख सकते हैं, या उन्हें ऐसा बनाना होगा जो लचीले हों, रिजिलिएंट हों और समृद्धि भी लाएं? भविष्य के भारत के लिए ऐसे टिकाऊ शहर कैसे बनाए जाएं जो विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चल सके?